नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस योजना की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार की नीति और नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौद्रीकरण के वास्ते निजीकरण के क्या खुले रास्ते, सवाल यही उठ रहा है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना के ऐलान के बाद से सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में देने और देश की जनता के संसाधनों का निजीकरण करने पर उठ रहे हैं। सरकार मौद्रीकरण योजना के तहत जिन क्षेत्रों और जिन चीजों का मौद्रीकरण करने जा रही है, उनमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 15 रेलवे स्टेडियम, विद्युत उत्पादन संपत्तियां, बीएसएनएल एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावर, गोदाम, कोयला खदान, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत 2 राष्ट्रीय स्टेडियम जैसी राष्ट्रीय संपत्तियां शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौद्रीकरण योजना की घोषणा के बाद से ही लगातार सरकार पर हमलावर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को बेच रही है और सरकार के इस कदम का उद्देश्य 2 से 3 निजी खिलाड़ियों की मदद करना है। वहीं राहुल गांधी के सवालों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और सवाल किया कि क्या राहुल मौद्रीकरण के बारे में जानते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वो कांग्रेस थे जिसने देश के संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एनएमपी को चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार देते हुए आरोप लगाया कि इन संपत्तियों को बेचने से मिले पैसों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ किया जाएगा। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। आखिर राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की सच्चाई क्या है और इसे लेकर विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर करेंगे बात। उससे पहले एक नजर सवालों पर। तो मोदी सरकार की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना कितनी लाभकारी? मौद्रीकरण पर कांग्रेस फैला रही भ्रम या दावों में है दम? निजी हाथों में जाएगी राष्ट्रीय संपत्ति, विकास की तेज होगी गति? मौजूदा हालात में मौद्रीकरण सरकार की मजबूरी या गैर जरूरी? ये वो तमाम सवाल जो आज उठ रहे हैं। तो मौद्रीकरण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार का तर्क है कि ये जो संपत्ति है इसे बेचा नहीं जा रहा है, बस कुछ साल के लिए निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है जो कि इसका विकास भी करेगा और इसके दोहन से सरकार को जो है वो पैसा भी प्राप्त होगा। तो सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परिचालन वाली संपत्तियों का मौद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है, जो कि इस वक्त में अब जरूरी है। 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य सरकार ने इस मौद्रीकरण योजना के तहत रखा है और इस पाइपलाइन से लेकर जिसमें पाइपलाइन से लेकर पावर ग्रिड पाइपलाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर टीओटी टोल ऑपरेट ट्रांसफर और इसी तरह की कई दूसरी संपत्तियां शामिल हैं। तो सवाल यही कि क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बेचना नहीं है, कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र को ही देना है। तो आखिर राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का सच क्या है? क्या ये इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी है और सरकार ने ये जो कदम है सोच समझकर उठाया है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? लोग इसको लेकर जो संशय में पड़े हुए हैं, क्या वो सही है? विपक्ष इसको लेकर जो सवाल उठा रहा है वो कितने अपने आप में सही हैं? इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे इस पर। आर के आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका आर के आर्य जी। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, शुभेंदु शेखर अवस्थी। फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन अर्थशास्त्री आर के आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सरकार के इस जो राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति है, योजना है, इसको कैसे देखा जाए? इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और संशय भी लोगों के जहन में बना हुआ है। विपक्ष जो कह रहा है वो सही है या सरकार का जो तर्क है वो ठीक है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इसमें कुछ पोर्शन डिसइन्वेस्टमेंट का है, वो थोड़ा सा है, और बाकी पोर्शन जो है वो लंबी लीज का है। आप ये मान लीजिए कि एवरेज लीज 50 साल की है।
इसको आप बिका ही मानिए, क्योंकि ये जितने भी थे इसमें जैसे BSNL आप लिख रहे हैं, इसका तो अमाउंट थोड़ा सा है, पर ज्यादातर अमाउंट जो है रेलवे स्टेशन का है और आपका नेशनल हाईवेज का है। आर्या जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आपको फोटो नहीं मिल रहा क्या? अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं जी। अच्छा, आपकी तरफ से सिग्नल गया है क्या? जी बिल्कुल, कोई तकनीकी दिक्कत हुई है और हम जल्द ही उसे ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जल्द ही हम आपको देख पाएंगे। मैं बता रहा हूँ जी। तो ऐसा है कि इसके अंदर ये 50 ये सारे चले जाएंगे जी। जो रिवेन्यू की गति थी वो स्लो जरूर होती है, परंतु जब अप फ्रंट आप पैसा ले लेंगे 6 लाख करोड़, तो डेफिनेटली वो रिवेन्यू जो है वो जो इसको प्राइवेट सेक्टर लेगा, वो रिवेन्यू लेगा इससे, और लगभग इसके अंदर 30% का रिप्रेशन रहेगा। अगर मान लीजिए रिवेन्यू की स्ट्रीम आप 50 साल तक लेते, 6 लाख करोड़ 50 साल तक, उनको ये मिलेगी लगभग 7.5-8 लाख करोड़ के आसपास, उससे भी कहीं ज्यादा। तो कहने का सिर्फ एक रेलवे सेक्टर से ही इतना रेवेन्यू कमाएंगे? इसमें जो टोल ऑन ट्रांसफर है, बेल्ट ऑन ट्रांसफर रोड्स है, कि वो जो टोल रोड्स होंगी उनका टोल वो इकट्ठा करेंगे, स्टेशन पर जो 400 स्टेशन पे टिकटें जो है वो इकट्ठी करेंगे, और जो पैसेंजर ट्रेन होगी 90 के आसपास वो वही करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टैरिफ चार्जेस है वो सारे वही इकट्ठे करेंगे, और जो गैस पाइपलाइन गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका जो रेंट आप इकट्ठा करेंगे। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन जो है पावर 27,000 सर्किट लाइन जो है वो भी वही इकट्ठा करेंगे। आपको उसके दौरान में 50 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सीधे सीधे और बहुत सरल शब्दों में आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसका जो प्रभाव है वो देश के राजस्व पर, देश के खजाने पर और देश की जनता पर किस तरीके से पड़ने वाला है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? इसी बीच हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका, आपसे भी इस पर हम बातचीत करेंगे। जी आर्या जी। लगभग आप 6 लाख करोड़ से ऊपर अगर मान लीजिए 10% की भी रिटर्न आती थी तो 60,000 में से, अगर 6 लाख करोड़ का ले 10% भी रिटर्न आती है उन एसेट्स के ऊपर जी, करोड़ नहीं आया करेगा, क्योंकि आपने उसको अप फ्रंट ले लिया, सारा पैसा इकट्ठा 6 लाख करोड़ रुपए आपने ले लिया, तो अब जो कमाई करेगा प्राइवेट सेक्टर करेगा। यानी 50 साल तक इन सेक्टर से सरकार को कमाई जो है वो ना के बराबर होगी। 25 साल से लेकर 70 साल तक की लीज है ये बेसिकली। लेकिन सरकार तो कह रही है सिर्फ 4 साल तक के लिए है। 4 साल में आएंगे ये, पहले साल में 88,000 करोड़ आएंगे, अगले साल में 1,23,000 करोड़ आएंगे, फिर 1,20,000 करोड़ आएंगे, इस तरह से। चलिए आर्य जी, हम बात करेंगे इस पर आगे और विस्तार से। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणवीर जुड़े हैं रोहतक से। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। कहना जी नमस्कार जी नमस्ते रणवीर जी। हमें आज बड़ी शर्म आ रही कि हमने देश को ऐसे गद्दारों के हाथ में दे दिया है कि जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की ये धरोहर बनाई है और ये बेच रहे हैं, ये हमारे युवाओं को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये एक दिन देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहा तो ये हालात। जाग जाओ बीजेपी वालों, जाग जाओ, इस देश को बेचो मत, ये तुम्हारी कमाई हुई धरोहर नहीं है। तुम पढ़े लिखे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो नौकरी के नाम पर, सब चीज का निजीकरण कर दो। अरे अपनी पेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग क्यों लूट रहे हो इस देश को? अरे माफ कर दो इस देश की जनता को, जनता रोडों पर आए, आपको घरों से पकड़कर खेचे, ये नौबत ना आए, ऐसा हाल छोड़ दो इस देश के लिए। हमने तो मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, हमने तो 17 फुट के लंबे डंडे पोल पर डंडा लगाया था, लेकिन आज शर्म आती है कि हमारे देश के बेचने वाले प्रधानमंत्री को हमने वोट दिया है। तो बहुत शर्म की बात है। अगर हमारे मोदी जी सुन रहे हो
तो कृपा करके इस देश को बख्श दो और अपना जोड़ा उठाकर चले जाओ। जो आप अपनी जबान पे कहते थे उस पर कायम रहो, ना आप 56 इंच चेहरे ना और कुछ रहा आपका। बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है देश के लोगों में कितना है। वो देश की धरोहर को इस तरह से निजी हाथों में जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो सरकार चुन कर आई थी वही इसका संचालन अपने हाथ में रखे, उसे चलाए। एक और दर्शक अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत स्वागत है आपका अशोक कुमार जी। बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं राजस्थान में और क्या सवाल है? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैं जी। और आपका जो चैनल है भारत सरकार की बहुत ही कमजोरियों को उजागर कर रहा है। यहाँ का युवा वर्ग जो जिस हालात से गुजर रहा है, बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। यहाँ बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और निजीकरण की स्थितियां बनती जा रही है। और ऐसे हालात में देश के युवा कहाँ पर जाएंगे? मेरा निवेदन आपसे यह है, क्या अभी कुछ देर पहले अर्थशास्त्री जी ये बता रहे थे जी कि निजीकरण के बाद में इतने लाख करोड़ की राशि आएगी। कृपया आप ये बताएं, इससे पहले क्या इन उपक्रमों से भारत सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही थी क्या? ठीक है, बिल्कुल। बहुत उम्दा आपने ये सवाल उठाया कि इससे पहले क्या कोई आमदनी नहीं थी जो इतनी ज्यादा आमदनी एक साथ प्राप्त करने के लिए इनको अब निजी क्षेत्र के हाथ में दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक सुभाष चंद्र अंबाला से जुड़े हुए हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। हेलो जी सुभाष जी हम सुन पा रहे हैं, अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर दें और अपनी बात रखें। नमस्कार जी नमस्ते। हाँ जी मैडम। हेलो हम सुन पा रहे हैं आपको सुभाष जी। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट सभी चीजों का निजीकरण करने जा रही है, लेकिन ये एक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे एक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है हम बेच नहीं रहे हैं और कुछ वक्त बाद वापस सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी ये सारे जो भी संपत्तियां हैं, जिन सेक्टर्स पे सरकार निजी क्षेत्र को ला रही है वो वापस सरकार के अधिकार में होगा और इससे अभी फिलहाल के लिए पैसा जुटाना बेहद जरूरी है। लेकिन मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी भविष्य किसने देखा है? जैसे कह रहे हैं कि 4 साल बाद हमें इतना करोड़ मिलेगा, 8 साल बाद हमें इतना करोड़ मिलेगा। फ्यूचर तो अभी बंद भविष्य है ना अभी। लेकिन जब हम अपने देश की ही संपत्ति को बेचने में या उसको निजीकरण करने पर रहेंगे, जैसे आज आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में महंगाई मार कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्र जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। शुभेंदु शेखर जी, अभी आपने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें भी सुना और जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जो कुछ आकलन किया और बताया उसे भी आपने सुना होगा। क्या ये करना जरूरी है? क्या सरकार? मेरे को लगता है कि जी मेरे को लगता है कायनात कि ये जो लोग दर्शक थे उनको तो शायद मोनेटाइजेशन का उतना आइडिया ना हो, वो उतने बड़े प्रोस्पेक्ट में नहीं देख पा रहे हों, पर अर्थशास्त्री जी हैं, इनको तो सब आइडिया है ही है कि ये क्या तक जो चल रहा था। और बहुत सारी प्रोजेक्ट, आज नया चीज नहीं है ये जिसको हम बात कर रहे हैं। आज दिल्ली का एयरपोर्ट क्या है, आज टोल टैक्स में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो क्या चीज है, आज जो हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस ट्रांसफर करते हैं टेक्नोलॉजीज का वो क्या है। शुभेंदु जी आप कह रहे हैं कि ठीक है सरकार जो है ये सारी दरें भी तय करती है। सवाल यहाँ पर यही है कि जब निजी क्षेत्र में ये चीजें चली जाएंगी, दरें तय करना किसके हाथ में होगा? नियंत्रण से बाहर जाएंगी, सरकार का कोई नियंत्रण रहेगा? देश के नागरिक जिन्होंने सरकार को चुन के भेजा है वो किससे सवाल करेंगे? सरकार तो सीधा जवाब देगी हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे आज हम देखते हैं कि पेट्रोल के दाम हर रोज दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ते जाते हैं। दोनों चीजों को आप कंपेयर मत करो कायनात। आप पहले आप समझो कि है क्या चीज है। आज जितने हाईवेज बने, आप जितने यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, आप किसी जगह पे भी जाते हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं। सरकारें जब बना रही थी तो कैसे रोड थी? इसको प्राइवेट लोगों ने बनाया, कोई हमने रोड बेच दिया क्या? आज बॉम्बे से लेकर यानी कि सरकार के पास का कुछ नहीं है। सरकार ये कहना चाहती है तो फिर देश भी प्राइवेट कंपनियां ही चला ले। सरकार क्यों बैठी है फिर?
देखिए कायनात, आपको मालूम नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। यदि आप इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस की बात को आप सुन रहे हैं, तो मुंबई और से लेकर हम पुणे तक किसी 8,000 की बात को करोड़ नहीं रुपए, सुन रहे हैं, हम उस 8,000 सवाल को करोड़ उठा रहे हैं जो आज नहीं, आज आप लाखों बात लोगों को के उठाने जहन के में उठ समय रहा है। चलिए एक और कायनात नहीं, दर्शक जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं, शुभेंदु जी, बिल्कुल नहीं, आप शुभेंदु बात जी, को चलिए ठीक समझिए, है, बात उसके करेंगे इस बाद पर, पॉइंट को उठाइए। बात करेंगे। एक और दर्शक हैं, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। जी देवेंद्र, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। ये जो बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, इनको ये समझाओ कि सिर्फ 2 ही आदमी चला रहे इस देश को क्या? जैसे अडानी और अंबानी को दे दिया क्या सब कुछ? ये जितनी पब्लिक ने जिसको वोट दिया था, बड़े बड़े वादे किए थे, उन पर एक पर भी तो खरा नहीं उतरा। ये कहाँ जाएंगे बच्चे बेचारे? इनको अच्छी तरह समझाओ मैडम। बिल्कुल, देश की जनता काफी है यहाँ पर समझाने के लिए, सब समझते हैं, लेकिन समझकर भी ना समझ अगर कोई बने तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र। एक और दर्शक शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी ले लेते हैं। हिमाचल से अविनाश जुड़े हैं, स्वागत है आपका अविनाश। हिमाचल में कहाँ से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। नमस्कार मैम, मैं शिमला से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जी पूछिए। जी, स्पोक पर्सन में बैठे हुए हैं शुभेंदु जी, इनसे ये पूछिए जो आपने जो क्या बोलते अनाज योजना शुरू की थी, उसका क्या हुआ? अन्न उत्सव योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, जो पोस्टर तो कुछ और लगते हैं, लिफाफे पे कुछ और है, अंदर कुछ और मिल रहा है। कल भी आपकी डिबेट देख रहा था, कल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, आज जवाब दिया सकते हैं इनसे जो शुभेंदु शेखर जी जी, इस पर क्या पूछना चाह रहे हैं? ये क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने पूछा ये जो सड़ा गला अनाज, कई जगह पर शिकायतें मिली कि डिपो से इस तरह का अनाज दिया जा रहा है। ये योजना सरकार ने किस उद्देश्य के साथ शुरू की थी, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? इसी तरह से आज हम इस योजना को भी ले लेते हैं, राष्ट्रीय मौद्रीकरण की योजना। उद्देश्य जो है सरकार का वो तो सरकार बता रही है, लेकिन उसके बाद क्या हालात बनेंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वही सोच के लोग डरे हुए हैं। देश को डेवलपमेंट करने के लिए 100 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा कायनात जी। और देश को यदि हमको अगले 10 साल में विश्व गुरु बनाना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। आर.के. आर्या जी को भी ये मालूम है कि हमारे समय की मांग है कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, और हम कौन सी संपत्तियों को जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको यूज कर रहे हैं, और उसको जब हम लेके पूरे देश में आगे बढ़ेंगे तो भारत 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 2 हवाई अड्डे, राष्ट्रीय स्टेडियम। आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा समय होगा, जो आज अब विश्व को डेवलप। आर्या जी, मैं इस पर आऊंगी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आर्या जी, आपसे इस पर मैं सवाल जरूर करूंगी, आपने सुन भी ली है उनकी बात पूरी, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? आज भारत विश्व की योगेंद्र महेंद्रगढ़ से जुड़े हैं, योगेंद्र हमारे साथ। योगेंद्र जी स्वागत है आपका। मैडम जी एक चीज बताइए आप। जी हेलो। जी हम सुन रहे हैं। ये मैंने को एक महंगाई के बारे में बात करनी है कि बताओ ये महंगाई नहीं बढ़ती रहेगी या कम भी होगी? इससे पता करो बीजेपी वालों से। किसी गरीब आदमी क्या होगा, या गौड़ी खाए या अभी जो होने जा रहा है उसके बाद तो क्या आपको लगता है महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? सरकार ने जिस राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का ऐलान किया है, इसको ये पूछो या तो इसको क्या काम करो, गरीबों को गोली लेके मार दो, इनको खत्म कर दो इसको। ये कोई तरीका है मैडम? खुश नजर हो आप, कितनी महंगाई हो रही है देश के अंदर। आज गरीब कहाँ पहुंच रहे हैं? मैं मजदूर आदमी, मैं भी मजदूर आदमी हूँ जी। मैं अपना 2 पैसा धंधा करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पर आज यानी कि नौबत क्या आ रही है, रोटी खाने में बता रही है। या सरकार क्या कर रही है, अपने पैसों कहाँ जमा कर रही है? 70 सालों में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभेंदु जी माफी चाहूंगी। एक और दर्शक जुड़े हैं, मनप्रीत कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका मनप्रीत। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको ये पूछिए कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो सरकार है, सरकार का मीनिंग क्या होता है? वो तो बता ही देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है क्या मतलब बन गया है अभी? मैम वही बात कह रहा हूँ ना मैं, जो निजीकरण ये शुभेंदु जी कह रहे हैं ना, भाई निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, हमने इनको वोटिंग की है, वोटिंग करने के बावजूद तो जब हम इनको सारा कुछ दिया है, सभी अधिकार दिए हैं इनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए, जब ये सब कुछ निजीकरण ही कर देंगे तो हम जैसे जो युवा है उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल सरकार कर रही है इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया योजना बनाई है सरकार ने, तेजी से देश का विकास करने की।
बिल्कुल बढ़िया बनाई है मैम। ये योजनाएं कुछ नहीं है मैम, पहले तो उन्होंने किसानों के साथ भी गलत किया है और ये सभी फील्ड को जो है निजीकरण में दे रहे हैं। हमें ये बताइए मैम कि जब ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का मीनिंग ही बता दीजिए क्या होता है। चलिए, बिल्कुल मतलब जरूर पूछ लेंगे हम। मनप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर्या जी, आप बताइए, इतने दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपको लगता है नासमझ है सारे बीजेपी के कि वो समझ ही नहीं पा रहे सरकार की ये योजना क्या है? मेरे लिए कहा है कि अर्थशास्त्री बैठे हैं, मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एसेट मॉनिटाइजेशन क्या होता है भैया? एसेट मॉनिटाइजेशन क्या होता है? मैं आपको समझा देता हूँ। मनी में कन्वर्ट, सुनिए मेरे से सुनिए भाई जी। एसेट्स को कन्वर्ट करके मनी बना रहे हो, ठीक है? मनी किस तरह से बन सकती है? या तो डिसइन्वेस्टमेंट से बनती है या लीज पे कर रहे हो, क्योंकि निर्मला सीतारमन ये कह रही है कि ये हमारे पास, इसका कंट्रोल, ओनरशिप हमारे पास रहेगा। और एक बात आप और कह रहे हो कि ये अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स है, तो जिनको लीज दे रहे हो ओनरशिप आपके पास रहेगी। तो मान लीजिए कि इनके अंदर कुछ है ही नहीं, खोखले हैं ये एसेट्स, तो आपको 6 लाख करोड़ किस चीज के लिए दे रहे हैं? आपको ये 6 लाख करोड़ किसके लिए दे रहे हैं? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। 6 लाख करोड़ किसके लिए दे रहे हैं आप? ये खाली बताइएगा सर। सुनिए मेरी बात, आपके पास रहेगी, अंडर यूटिलाइज्ड है, डेड एसेट्स है, आपको 6 लाख करोड़, आप बताइए। हाँ, तो जवाब शुभेंदु जी आप जवाब दें। मेरी बात जवाब दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आर्य साहब जवाब दें। इससे पहले एक दर्शक भी जुड़े, उनको भी ले लेते हैं। सवाल आपसे आर के आर्या जी ने भी किया है और कई दर्शक भी आपसे सवाल कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल जमा हो गए आपके लिए जवाब के लिए। एक दर्शक जुड़े, सीधी बातें कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, तो उनको ले लेते हैं। गीता जुड़ी है हरियाणा से। को क्या बताना है? गीता स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। अंडर यूटिलाइजेशन का वर्ड सीख के आ गए, अंडर यूटिलाइज है ये जी। गीता रखिए अपनी बात। हेलो जी जी गीता जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार गीता जी। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार सरकारी क्यों है? सरकार क्यों है? इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी मैम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी। जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ जो आर्या जी ने कहा। आर्या जी हमारे बड़े समझदार लोगों में से हैं। मैंने कभी उनकी कैपेबिलिटी और उनकी थिंकिंग की बात नहीं कही। एक तरीके से किसी भी एक प्रोजेक्ट को देखने का तरीका उनका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मेरे पास, जैसे आर्या जी के पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है जिसको उन्होंने कई समय से यूज नहीं किया, उन्होंने उस बिल्डिंग को उठा के, और उसका कोई पैसा नहीं आ रहा उनको, उन्होंने उस बिल्डिंग को उठा के किराए पे दे दिया और बोला 3 साल इस बिल्डिंग। यात्री ट्रेनें ऐसी संपत्ति हैं जो यूज में नहीं थी। आपको मालूम नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप शुभेंदु जी? मैं आपको वही जवाब देना चाह रहा हूँ कायनात जी। पूरे देश के अंदर जितनी हाईवे है उसके ज्यादा 10 गुना हाईवे बनाने हैं। लगातार आमदनी होने वाले सोर्सेज हैं ये, जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये बेकार संपत्तियां हैं। हाईवे बनाने हैं। शुभेंदु जी चलिए रुकिए। जी आर्या जी, कोई फायदा नहीं है। जी आर्या जी पे लगाइए। एक्चुअली इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इनको फाइनेंशियल ऑपरेशंस ही नहीं पता है, क्या फायदा है? आर्या जी एक सवाल हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उन्होंने भी पूछा था कि सरकार जिन संपत्तियों को अब निजी हाथों में देने वाली है और उसने एक लक्ष्य रखा है कि 6 लाख करोड़ रुपए उससे अर्जित करेगी, क्या उन संपत्तियों से अभी सरकार को कोई आय नहीं हो रही थी? मैं क्या कह रहा हूँ, डेड एसेट्स के कौन देता है? आप मुझे बताइए। आप एक सिंपल इन्हीं से एग्जांपल पूछिए। एक बफेलो ठीक ठाक दिखती है, एक भैंस ठीक ठाक, और वैसे जो दूध देने वाली भैंस है उसके 90,000 पे मिलते हैं, तो इसके क्या 70,000 आपको मिल जाएंगे? इसके 5,000 मिलेंगे क्योंकि सिर्फ स्लॉटर हाउस में जाएगी। इसीलिए ये डेड एसेट्स नहीं है, ये एक्टिव एसेट्स है। इनकी लीज, और वो उसके साथ रिवेन्यू लेंगे, और जो रिवेन्यू की स्ट्रीम है उसमें 10-12% प्रॉफिट वो खुद लेंगे। फायदा किसका है, सरकार का या देश का? इस पर मैं बात करूंगी। एक दर्शक करीम खान हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका करीम खान जी, रखिए अपनी बात। जी कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं आप सुन रही हैं? जी हम सुन पा रहे हैं आपको करीम जी, रखें बात। अच्छा, मैं अवस्थी जी से पूछना चाहता हूँ, शेखर जी से, ये जब
प्राइवेट रोड प्राइवेट व्यक्ति बनाता है तो सरकार क्या करती है, सरकार की क्या लागत है उसमें? तुमको मालूम है अभी टोल टैक्स के हिसाब से वो जितनी लागत नहीं उससे 10 गुना ज्यादा वो वसूल चुके हैं। किस प्रकार से आप देश चला रहे? अगर देश व्यापारी को चलाना होता तो आपकी जरूरत क्या थी? सवाल ये उठता है कि आपकी जरूरत क्या थी? देश को चलाने में जब सक्षम है, आज टोल टैक्स वो वसूल रहे हैं, जितनी लागत थी उससे 10 गुना ज्यादा वसूल चुके वो। बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभेंदु जी, जब सरकार आई थी देश का नक्शा बदलने की और तस्वीर बदलने की बात की थी, 70 साल में जो नहीं हुआ 7 साल में बदलने की बात होती थी। लगता है बहुत तेजी के साथ अमल हो रहा है इस पर। बहुत 7 सालों में देश का नक्शा बदल गया और वो आप देख रहे हो। यहाँ पे आर के आर्या जी या कोई लोग भी एक्सेप्ट ना करें तो ना करें। आज वही एयरपोर्ट पे जब आप दिल्ली से जाते थे, कह रहे हैं कि एक्सेप्ट ना करें। अभी आपने कहा कि जिन लोगों की कॉज आई हैं, जो बात अपनी रख रहे हैं, वो समझते नहीं है इसे। आर्या जी अर्थशास्त्री हैं, वो तो बारीकी से समझेंगे। मैं आर्या जी की अर्थशास्त्र को नहीं बता रहा हूँ। एक किसी भी क्वेश्चन को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं और जिस भारत को मैं देख रहा हूँ वो आर्या जी नहीं समझ सकते। उन्होंने पिछले 70 सालों की जो तरीका था देश को चलाने का वो नहीं चलेगा। सियासत के चश्मे से मत देखिए ना। चलाने का अर्थशास्त्र था, आने वाला नया अर्थशास्त्र वो बदल चुका है। आर्थिक नीतियाँ किस तरीके की हैं उस नजरिए से देखिए। मैं वही बता रहा हूँ, जो नई आर्थिक नीति है वो देश को चलाने की है। चलिए मैं आर्या जी से ये जानना चाहूंगी। आर्या जी, मैंने एक सवाल आपसे किया था, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, समाप्त करना है इस कार्यक्रम को। फायदा किसका होने वाला है, सरकार का या देश का? देश की जनता पर किस तरह से इसका बोझ पड़ने वाला है इस नई राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना का? बेसिकली क्या है कि 2016 से जो ग्रोथ स्लिप कर रही थी वो डेफिनेटली लूज कर रही थी लगातार, परंतु गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते ही चले गए। आप एक बात बताइए, जब माल ही नहीं बनता, इतनी सड़कें बना दी तो ट्रक्स जाते ही नहीं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों बनाया? आपने पेट्रोल के ऊपर 7 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी ले लेके लोगों की कंजम्पशन को डाउन कर दिया। आज ये लोग जो है 97% की सैलरीज कट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स हाई है, 2 करोड़ लोग जो है एमएसएमई में नहीं है, 70% एमएसएमई। आर्या जी, ये हालात बिल्कुल बने हुए हैं और कई बार हम इस पर बात, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब रेलवे और इस तरीके से जो हवाई सफर है वो यहाँ पर निजी क्षेत्र में चला जाएगा, निजी हाथों में, उसका असर कैसे जेब पर पड़ने वाला है आम आदमी की? उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो आपके रेलवे के दाम हैं वो बढ़ेंगे, गरीब आदमी की जो टिकट है वो जरूर महंगी होगी, क्योंकि ये एक्चुअली अपर क्लास के लिए रहेगा। और इन सेक्टर्स के लिए नीतियां जो प्राइवेट सेक्टर है वो बनाएगा, सरकार के हाथ में नहीं रहेंगे ये सेक्टर उस वक्त तक के लिए जब तक साल तक नहीं रहेंगे। जी चलिए, बहुत कि लंबे टाइम की हाथ में ऑनरशिप नहीं रहेगी और एंड में क्या होगा कि ये उन्हीं के हाथों में ही रह जाएगा, क्योंकि वो डेवलप करेंगे इसको। ये चक्र कभी नहीं टूटने वाला। ये नहीं होगा। 70 सालों में आपके अर्थशास्त्र में क्या कर लिया था? कि अगर मान लीजिए 25 साल की लीज है, 25 साल में कौन देख रहा है? 25 साल तक सुख वही भोगेंगे, उसके दौरान किराए भी और ये पट्टा आगे जो भी होगा, जो भी सरकार में होगा वो बढ़ा भी सकता है। और गवर्नमेंट पैसा कहाँ से गिरेंगी? जहाँ पावर ग्रिड के आप ट्रांसमिशन लाइन, तो पावर ग्रिड के जो एम्प्लॉइज है वो घटेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, वहां पर लीज है उसको वो मेंटेन करेंगे, वो अल्टीमेटली महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये सोचना बिल्कुल गलत है। इस तरीके से महंगाई कम होगी, देश का डेवलपमेंट होगा, 10 के ऊपर जीडीपी जाएगा। आपके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश को 70 से चलिए, बहुत कयास सभी तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार का तर्क है कि वो देश की कोई संपत्ति नहीं बेच रही, बल्कि अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की कवायद के तहत कुछ साल के लिए इसे निजी हाथों में सौंप रही है। लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर अधिकतर लोगों में संशय है, डर और नाराजगी इस बात को लेकर है कि राष्ट्र की जिस संपत्ति को देश के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, उसे निजी हाथों में कैसे दिया जा सकता है, और ऐसा होने पर उसके परिणाम क्या होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।